हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू हेल्प्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम किसी स्टैंडर्ड का चैप्टर आज नहीं पढ़ने वाले, जो हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो आपकी सिविक्स में बहुत सारी कुछ फंडामेंटल राइट्स अलग अलग चैप्टर में हैं, पर उन सबको हमने कंपाइल करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा आर्टिकल 15 है, 17 है, किसने लिखा, क्या बना, कब बना। ये सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो फंडामेंटल राइट है किसमें? फंडामेंटल राइट यानी हमारे देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो हमारा इंडिया है वो किससे बना, किसने बनाया था? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। इसकी जो ये बनी थी वो बनी थी 1946 में। इसकी टोटल स्ट्रेंथ यानी इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे? 389 मेंबर्स थे। एंड इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो थी दिसंबर 9, 1946। इट वॉज दिसंबर 9, 1946 में पहली मीटिंग हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट थे इस असेंबली के, है ना, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के भी पहले राष्ट्रपति रहे हैं। दूसरी चीज़, चेयरमैन ऑफ द असेंबली कौन थे? तो चेयरमैन ऑफ द असेंबली फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड 11 सेशंस, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था? इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी 2 years 11 months एंड 18 days टोटल टाइम लगा था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। अडॉप्टेड, एनेक्टेड एंड गेव कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हो चुका था, उसको अडॉप्ट कर दिया गया था ऑन नवंबर 26, 1949। बना कब? 1946 में। इसको अडॉप्ट कब किया गया? 1949 ऑन नवंबर 26। इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। ठीक है, जब हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। हम रिपब्लिक डे तो मना तो लेते हैं कि वो हमारा गणतंत्र दिवस है, पर उस दिन क्या हुआ था? उसी दिन हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने केम इनटू फोर्स यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था हमारे देश में। इसीलिए हम उसको जिस दिन वो लागू हुआ उसको हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन जनवरी 26, 1950, जब हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था और उसको हम फॉलो करने लगे थे। तो पहली बेसिक चीज़ें आपको यही समझनी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो करीब 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। बट जब हम पहले की बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तो क्या इतने आर्टिकल्स थे? तब नहीं थे। ये सब तो हमें अमेंडमेंट्स होने के बाद, इतने सारे चेंजेस होने के बाद हमें कुछ इतने मिल चुके हैं। बट इससे पहले 395 आर्टिकल्स, करीब 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स ही हुआ करते थे। अब हम समझते हैं कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हर किसी को पता होने चाहिए। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सबको ही मालूम होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स होते हैं मूल अधिकार, जो कि अगर जिनका वायलेशन होता है, ये बिल्कुल भी जस्टिसेबल है, यानी अगर इनको कोई तोड़ता है, आपके मूल अधिकार को कोई आप छीनता है, तो आप जाके कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कोर्ट तक आपको ले जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट्स कोई भी वायलेट करता है। तो सबसे पहला जो आता है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 एंड 18। 14 से लेके 18 तक ये सारे आर्टिकल्स आते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी सबको समान अधिकार मिले, हम सब क्या हैं? इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, किसकी नज़रों में? कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में। तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 14। यानी कोई भी हो, कोई भी पोजीशन होल्ड करता हो, वो बहुत बड़ा हो, यानी वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो और कोई डोमेस्टिक मेड ही क्यों ना हो, तो उनके लिए कानून सेम है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं वो बड़े हैं तो कानून में उनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, उनको कम सज़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो
तो लॉ के सामने, कानून के सामने सब इक्वल हैं। आप किसी भी टेरिटरी से हो, कोई भी स्टेट की हो, ठीक है, आप इंडिया में रहते हो या बाहर से आए हुए हो, तो यहाँ पे कानून तो सबके लिए क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो कानून की नज़रों में सब इक्वल है, इसे हम कहते हैं आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ, विच इज़ आर्टिकल 14। नाउ सेकेंड आर्टिकल, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। प्रोहिबिशन यानी रोकना, ख़त्म करना, बिल्कुल मना करना, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। अब कौन सी चीज़ों में भेदभाव हो सकता है, जैसे बात किया जाए कि किसी का जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की है, कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, वो कौन सी रेस का है, ठीक है, उसका रंग कैसा है। बेसिकली रंग, रेसिज्म मतलब क्या होता है, रंग भेद जो लोग करते हैं, तो वो कौन से रंग का है, कौन सी जाति का है, कौन से जेंडर का है, कौन से रिलीजन से आता है, कोई भी कम्युनिटी से आता है, तो इसके बेसिस पे आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, उससे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। बिल्कुल ऑफेंसिबल लॉ है, पनिशेबल लॉ है। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर आर्टिकल 15। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, religion, community or place of birth. These comes under article 15. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी आप कहीं पे भी जाते हैं कोई भी ऑफिस में, तो आपको आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि आप इस कास्ट से हैं या इस धर्म से हैं या इस जेंडर से हैं तो ही आपको इस ऑफिस में रखा जाएगा, वरना इस ऑफिस में आपके लिए जगह नहीं है। ये बिल्कुल हटाया गया है, इसको ख़त्म किया गया है। तो सबके लिए इक्वालिटी है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सभी को, आप कोई भी जाति धर्म से हो, कोई भी जेंडर से हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी रोज़गार में आप कौन से जगह से आते हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रोज़गार मिलेगा। ये बताता है हमारे आर्टिकल 16। 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है आर्टिकल 17, यानी जो छुआछूत है उसको ख़त्म करना। छुआछूत आप जानते होंगे पहले के टाइम में बहुत होता था, है ना, अपर कास्ट में और लोअर कास्ट में जो थे, वो अपर कास्ट के जो लोग थे वो लोअर कास्ट के साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे, छुआछूत मानते थे। तो वो सारी चीज़ें इसमें बंद की गई हैं कि इसको अबॉलिशन यानी मतलब ख़त्म कर देना, बिल्कुल हटा देना। तो अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है अंडर आर्टिकल 17, और ये भी बहुत ज़्यादा पनिशेबल लॉ है। अब आगे चलते हैं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 हमें क्या बताता है कि जैसे हम कोई प्रीफिक्स लगाते हैं अपने नाम के आगे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम है श्वेता, तो मैं लगाऊँ महारानी श्वेता, या कोई बहुत रॉयल फैमिली से आता है तो वो अपनी फैमिली का जो भी है प्रीफिक्स वो लगा के चले कि वो महाराजा है, महारानी है। ये सारी चीज़ें आप नहीं लगा सकते हो, कोई भी टाइटल आपके नाम के आगे नहीं आ सकता, एक्सेप्ट 2 कंडीशन होती है। या तो आप किसी मिलिट्री में काम करते हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो कि आप कर्नल हो, मेजर हो, वो सारी चीज़ें चलती हैं। या तो आप एकेडमिक डिस्टिंक्शन पा चुके हो, या आपने डॉक्टरेट हो, या आपने PhD की है, बाकी सारी चीज़ें वो आप लगा सकते हो। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं इसमें। बट अगर आप ऐसा कोई टाइटल लगाते हो जो कि आपने कहीं फॉरेनर से अटेन किया है, या कोई आपका रॉयल फैमिली का टाइटल था और वो अपने नाम के आगे आप प्रीफिक्स लेके चल रहे हो, तो उसको हटा दिया गया है, आप बिल्कुल भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन आप लगा सकते हो अपने टाइटल में, बट उसके अलावा आप नहीं लगा सकते हो। आप अपने नाम के आगे लॉर्ड नहीं लगा सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल तरीके से नहीं माना जाता है। तो ये सारे कुछ टाइटल्स जो लोग लगाते थे उसको हटा दिया गया है अंडर आर्टिकल 18 विच सेड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये सारे आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो भी आर्टिकल्स हैं ये आते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी में। किस में आते हैं? राइट टू इक्वालिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की तरफ। तो अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 हमें क्या बताता है? इट बेसिकली मीन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई भी चीज़, कोई भी थॉट आप एक्सप्रेस कर सकते हो, स्पीच दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी बातों को कहने के लिए। आपको कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है या एसोसिएशंस बनाने हैं तो आप फ्रीली बना सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ में बताई गई है कि अगर आपको इंडिया के कोई भी पार्ट में जाना है तो आप जा सकते हो। नोबडी कैन क्वेश्चन यू कि आप यहाँ पे क्यों रहते हैं, आपको वहाँ पे रहना चाहिए, आप इधर नहीं आ सकते, वहाँ नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हटा दी गई हैं, आपको फ्रीली आप कहीं पे भी जा सकते हो इंडिया में।
और एक और तीसरी चीज़ से बताई गई है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। आपको ट्रेड करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको बिज़नेस करना है, जो भी चीज़ें हैं ऑक्यूपेशन, वो आप कर सकते हो, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और आप बिल्कुल फ्री हो एसोसिएशंस बनाने के लिए, स्पीच देने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इंडिया में कहाँ पे भी जाने के लिए आपको बिल्कुल फ्री किया जाता है। तो ये होता है राइट टू फ्रीडम। अब आते हैं दूसरे पे, जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। ये सारी चीज़ें आई नो आप लोगों के लिए बहुत नहीं होंगी। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 आपको कहता है कि ऑफेंस जो होते हैं, यानी अगर कोई इंसान है, उसने आज कोई क्राइम किया, तो आज के हिसाब से लॉ में अगर उसको माना जाएगा कि वो क्राइम है, तभी उस क्राइम को उसको पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट भी कौन सी मिलेगी? जो आज का लॉ हमें बताता है कि इतनी साल की पनिशमेंट उसको मिलनी है, तो उतने ही साल की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज क्राइम हुआ तो हम पहले का उस क्रिमिनल एक्ट को देखेंगे, तब क्या ऑफेंस होता था, उस हिसाब से हम उसको पनिश करेंगे। ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे अगर कोई क्राइम होता है तो आज का लॉ क्या कहता है, आज का लॉ कितना उसको पनिशेबल मानता है, कितनी सज़ा उसको मिलेगी, वो सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस ही मानी जाती हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है आर्टिकल 20 में कि अगर कोई किसी इंसान ने क्राइम किया और उस क्राइम को जो उसका पनिशमेंट मिली वो उसको 2 बार मिल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। उस पनिशमेंट उसको एक ही बार मिलेगी, जो भी मिलना होगा उसको एक ही बार मिलेगी, उसको दोबारा नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 20। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यानी राइट टू लाइफ। ये आपको बोलता है कि सबको जीने का अधिकार है, कोई भी वर्थलेस नहीं है, सब वर्थ लिविंग है, सब जी सकते हैं आराम से। ये आर्टिकल 21 हमें बताता है। ठीक है, किसी की भी लाइफ वेस्ट नहीं है। ठीक है, हम सब जीने का अधिकार रखते हैं, ये आर्टिकल 21 हमें कहता है। इसमें और भी सेक्शंस हैं, जैसे अगर आप ए देखोगे तो उसमें आ जाएगा 21A होता है राइट टू एजुकेशन, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री की गई है बच्चों के लिए। राइट टू वाटर, और भी इसमें सेक्शंस हैं। सब लॉ में कुछ कुछ सेक्शंस हैं, मैं आपको ब्रीफली बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन, आर्टिकल 22। तो ये आपको बोलता है कि अगर समझ लीजिए कि कोई भी आपको अरेस्ट करने के लिए आता है, या किसी ने भी क्राइम किया है और उसको कोई अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो अरेस्ट करते समय पता होना चाहिए कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको कि उसने आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। आप ऐसे ही नहीं कि पुलिस आई उसको अरेस्ट कर लेगी, नहीं, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि उसने ये क्राइम किया है या उस पर ये आरोप है, इसकी वजह से ये चीज़ है, उसको पहले से इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, और इसमें फ़ीमेल्स के लिए भी अलग है कि फ़ीमेल को अगर अरेस्ट करना है तो कोई फ़ीमेल ही, पुलिस वाले ही आ सकती हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ें जो इसमें बोली गई हैं कि अगर किसी को भी डिटेन किया जाता है तो विदिन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ये एक और चीज़ हो गई। फिर इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि अगर किसी को भी डिटेन किया जाता है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसको भी एक लीगल प्रैक्टिशनर, एक एडवोकेट उसको मिलना चाहिए उसके चॉइस का, जो कि उसको डिफेंड कर सके। और ये भी इसमें बोला गया है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, किसी पे कोई भी ऑफेंस है, वो एक्विटेड है, तो वो अपने खिलाफ़ विटनेस नहीं दे सकता। कोई भी क्रिमिनल अपने खिलाफ़ विटनेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो उसको इस चीज़ के लिए भी फोर्स ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 में आती हैं। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसमें सारी चीज़ें थी। आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट राइट के ऊपर, विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी किसी का शोषण करना, किसी को परेशान करना, उसको दबाना। तो यहाँ पे आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में जो तस्करी होती है, तस्करी यानी ह्यूमन बींग्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, फिर उसको दूसरी जगह पे भेजा जाता है और उसको पैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उसके लिए भी लॉ है, ये बहुत ही पनिशेबल, इट इज़ पनिशेबल बाय द लॉ। सो इट से दैट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स के बॉडी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तस्करी करना, ये बिल्कुल मना किया गया है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 24, विच इज़ दैट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी बाल मजदूरी को रोकना। बाल मजदूरी यानी किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी शॉप में, किसी भी माइन में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर बिलो 14 ईयर्स, 14 साल से भी कम उम्र का बच्चा है,
तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, बाल मजदूरी में। और बाल मजदूरी को बिल्कुल ही गलत माना गया है अंडर आर्टिकल 24। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी सारी चीज़ें गिवन हैं। अब हम आगे चलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये होता है फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 आपको मिलेगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या बोलता है ये, तो आर्टिकल 25 बोलता है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, उसे प्रोपगेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, अपना सकते हो, कोई भी रिलीजन। आर्टिकल 25 आपको आज़ादी देता है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको एक ही रिलीजन को प्रोफेस करना, आपको यही करना है। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सी रिलीजन को मानना चाहोगे। उसी हिसाब से बात की जाए, आर्टिकल 26 भी हमें यही बोलता है। आर्टिकल 27 की बात की जाए तो आप किसी भी पर्सन से टैक्स नहीं ले सकते कि ये काम करना है, ये कुछ रिलीजियस चीज़ें हैं, मैटर्स हैं जिसमें आप टैक्स मांगो रिलीजन के नाम पे, तो वो गलत है, वो प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 28 हमें कहता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस फंक्शन चल रहा है, रिलीजियस मैटर है, तो यू कांट फोर्स एनी चाइल्ड, यू कांट फोर्स एनी पर्सन टू इन्वॉल्व और टू पार्टिसिपेट एट दिस रिलीजियस वर्शिप। वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल गलत है। वो अपने गाइडेंस, अपने पेरेंट्स के गाइडेंस से जा सकता है, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि रिलीजियस मैटर है तो आपको आना ही है, आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि आप कोई भी धर्म अपनी चॉइस का अपना सकते हो। और कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए भी कुछ रेगुलेशंस बनाए गए कि आपको किस लिमिट्स में रह के एक रिलीजन को फॉलो करना है, जिससे दूसरा भी उससे ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और सारी हार्मनी बन के रहे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट होता है आर्टिकल 29 आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 हमें क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी जो ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही कम अमाउंट में है, तो उसे हम कहते हैं कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो उनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी की लैंग्वेज, उनके कल्चर को भी प्रिजर्व हमें करना है, ये हमें बोलता है आर्टिकल 29। ठीक है, जो भी उनकी लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको हम प्रिजर्व करके चलें। आर्टिकल 30 बोलता है राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी आर्टिकल 30 आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो वो माइनॉरिटी क्या कर सकती है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। ये है आर्टिकल 30। कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी इंस्टीट्यूशंस को बना सकती है, उन्हें ये राइट देता है आर्टिकल 30। तो ये था कल्चर एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29 और 30 था। 31 हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें हम जाएंगे भी नहीं। आर्टिकल 32 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही आ जाता है, जिसे आर्टिकल 32 को भी बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन की ये आत्मा है। क्यों ऐसा बोला जाता है, इट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी इतने सारे आर्टिकल्स आपने अभी तक पढ़े, और अगर कोई आर्टिकल वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 ही है जो आपको अलाउ करता है कि अब आप कोर्ट में जा कर के इस वायलेशन को बता सकते हैं, और इट अलाउज़ यू टू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ योर राइट। तो यहाँ पे ये अलाउ करते हैं कि आप कोर्ट में जाएं एंड यू कैन एनफोर्स योर राइट्स। ये है आर्टिकल 32 विच इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इन सब का ये क्या है, सोल है। ये नहीं होता तो सारे आर्टिकल्स कुछ नहीं होते, इतने ज़्यादा जस्टिसेबल नहीं होते जितना ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, आर्टिकल 32। तो ये थे आपके कुछ आर्टिकल्स जो कि हमने पढ़े, जो कि बेसिक आर्टिकल्स हैं, जो आप सभी को आपके टेक्स्ट बुक में भी हैं और आपको आने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन देगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन को दूर करा होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उन्हें पता चले कि उनके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये सभी को पता होने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।